भारत की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। मतलब एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां लिखी जा रही हैं। एक कहानी है जीवाश्म ईंधन की और दूसरी है बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ ऊर्जा की। तो आज हम भारत की इसी ऊर्जा की दुविधा को, इसकी जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यही तो सबसे मजेदार बात है। एक तरफ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, एक इंडस्ट्रियल जायंट, और दूसरी ही तरफ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भी। मतलब एक ही देश, एक ही वक्त में एक औद्योगिक महाशक्ति भी और एक ग्रीन पायोनियर भी। ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है, वो विरोधाभास है जो भारत की एनर्जी स्टोरी के बिल्कुल केंद्र में है। और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले इंजन की। वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस, वो ताकत जिसने एक सदी से भी ज्यादा वक्त से देश की तरक्की को, इसकी ग्रोथ को रफ्तार दी है। देखिए, दशकों से अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी को देखें तो वह सिर्फ दो चीजों पर टिकी है, कोयला और स्टील। और ये सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है, नहीं, ये तो हमारे देश के विकास की असली बुनियाद हैं। सोचिए, हमारी सड़कें, पुल, हमारी पूरी इकोनॉमी सभी इसी पर तो खड़ी है। तभी तो कोयले को इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, भारत की ये जो ट्रेडिशनल एनर्जी की ताकत है ना, ये कुछ ही जगहों पर सिमटी हुई है। मतलब देश का लगभग, आप सोचिए, 90% कोयला सिर्फ इन 5 राज्यों में है: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो कोयला इतना जरूरी क्यों है? असल में इसके दो बहुत बड़े काम हैं। एक तो इससे बिजली बनती है, यानी थर्मल पावर, और दूसरा स्टील बनाने के लिए जो लोहा पिघलाया जाता है, जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं, वो भी इसी से होता है। तो इसका रोल डबल है और यही चीज इसे इतना इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। ये सिर्फ हमारे घरों में रोशनी नहीं करता, बल्कि ये स्टील इंडस्ट्री की धड़कन है, वो इंडस्ट्री जो हमारे शहर बनाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1870 में एक छोटी सी ब्लास्ट फर्नेस से शुरुआत हुई और 2019 आते आते भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया। ये जो 150 साल का सफर है ना, ये कमाल का है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का विकास नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र का निर्माण है। लेकिन ये जो इतना ताकतवर इंडस्ट्रियल इंजन है ना, इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसे ईंधन पर चलता है जो महंगा भी है और हमेशा के लिए नहीं है। 85%, 85%, ये नंबर भारत के एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। हमारे तेल की जरूरतों का 85% हिस्सा हम बाहर से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारी पूरी इकोनॉमी दुनिया में तेल की क्या कीमत चल रही है और कहाँ क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उस पर टिकी हुई है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इस निर्भरता की कीमत, वो है ये नंबर, $551 अरब, US डॉलर 551 बिलियन। सिर्फ एक साल 2020-21 में भारत ने इतना पैसा पेट्रोलियम इंपोर्ट पर खर्च किया। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। पैसा जो देश के दूसरे जरूरी कामों, दूसरे डेवलपमेंट एरिया से हटकर यहां चला जाता है। ये समाप्य संसाधन है, मतलब ये खत्म हो जाने वाले रिसोर्स हैं। और यही तो असली प्रॉब्लम है। ये जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स, जो इस पूरे इंजन को चला रहे हैं, वो हमेशा के लिए थोड़े ही हैं। एक ना एक दिन तो इन्हें खत्म होना ही है। तो अब इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट, एक घरेलू समाधान निकालना शुरू किया। और इसके लिए नजर गई अपने खेतों की तरफ। और यहां एंट्री होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग की। आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन कमाल का है। गन्ने जैसी फसलों से जो बायोफ्यूल बनता है, इथेनॉल, उसे पेट्रोल में मिला दो। इससे क्या होगा? एक तो फॉसिल फ्यूल की खपत कम होगी, हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी, और साथ ही हमारे किसानों को भी सपोर्ट मिलेगा। एक तीर से कई निशाने। तो ये होता कैसे है? बहुत सीधा सा प्रोसेस है। पहले गन्ने की कटाई होती है, फिर उसके रस से फर्मेंटेशन के जरिए इथेनॉल बनाया जाता है। उसे साफ यानी प्योरीफाई किया जाता है और बस फिर एक तय मात्रा में पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह एक खेती का प्रोडक्ट एक फ्यूल बन जाता है जो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलाता, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाता है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसकी रफ्तार देखिए। 2019-20 में पेट्रोल में सिर्फ 5% इथेनॉल मिलाया जाता था। 2022-23 तक ये बढ़कर 12% हो गया, मतलब दोगुने से भी ज्यादा।
और टारगेट क्या है? 2025 तक इसे 20% तक ले जाना है। ये वाकई में एक तेज और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। लेकिन रुकिए, इथेनॉल तो इस बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो है भारत के दूसरे इंजन को चालू करने की। वो इंजन जो कहीं ज्यादा ग्रीन है, कहीं ज्यादा साफ सुथरा है। देखिए, भारत अब सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो एक ग्लोबल लीडर बन रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर पार्कों में से 3 भारत में हैं। और ये सब तब जब हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और एनर्जी की खपत में हम तीसरे नंबर पर हैं। इससे भारत ये दिखा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी क्लीन एनर्जी की इस क्रांति को लीड कर सकती है। और लक्ष्य देखिए कितना बड़ा है, 500 गीगावाट। ये भारत का टारगेट है 2030 तक। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये आज पूरे यूरोपियन यूनियन की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव का ऐलान है। और ये हो कैसे रहा है? यहां देखिए, ये जो 2022 का टारगेट था, इसमें साफ दिखता है कि भारत ने एक डाइवर्स स्ट्रेटजी अपनाई है। सबसे बड़ा हिस्सा सोलर एनर्जी का है, फिर विंड एनर्जी है, बायोमास है और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं। मतलब किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, एक बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स तैयार किया जा रहा है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भारत का ये जो ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट है, बात ये नहीं है कि एक इंजन को बंद करके दूसरा स्टार्ट करना है। नहीं, असली चैलेंज तो दोनों को एक साथ एक ही वक्त में चलाने का है। एक देश और 2 इंजन, यही है पूरी कहानी का सार। भारत एक तरफ अपने विशाल इंडस्ट्रियल बेस की जरूरतों को पूरा कर रहा है और दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से, उतनी ही एग्रेसिवली एक सस्टेनेबल एनर्जी वाले भविष्य को भी बना रहा है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक साथ 3 चीजों को साधना। 1, एनर्जी सिक्योरिटी बनाए रखना। 2, इकोनॉमी को ग्रोथ देना। और 3, क्लाइमेट चेंज से जुड़े अपने लक्ष्यों को भी पूरा करना। ये तीनों चीजें एक साथ करना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा है, जहां जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन भारत इस पर चलने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत अपने आज की जरूरतों को पूरा करते हुए अपने वर्तमान को जलाए बिना अपने आने वाले कल, अपने भविष्य को ऊर्जा दे सकता है? ये वो सवाल है जो इस पूरी दुविधा का निचोड़ है और इसका जवाब आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का भविष्य तय करेगा।